फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माइनिंग सरदार रविशंकर। आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाए हैं जो पूरे यूट्यूब में आपको अवेलेबल नहीं होने वाला है। हम आज आपके लिए एक वीडियो लाए हैं जिसमें हम आपको A to Z डिटेल बताएंगे कि आपका कोल इंडिया में सिलेक्शन होने के बाद जो मेडिकल टेस्ट होता है उसमें क्या क्या टेस्ट होगा और वो टेस्ट किस प्रकार होता है। क्योंकि मैं वो टेस्ट दे चुका हूँ, इसलिए मैं जो है एकदम क्लियरली आपको बता सकता हूँ कि क्या क्या चीज़ का जांच होता है और कहाँ कहाँ पर स्टूडेंट जो है अनफिट होकर के चले जाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या होगा कि आपको पहले से पता होगा कि ये चीज़ का जांच होता है। अगर आपको किसी तरह का प्रॉब्लम है या फिर किसी तरह का प्रॉब्लम आप में पहले से है तो आप समय रहते उसको दिखवा लीजिएगा, क्योंकि एक बार अनफिट हो जाने के बाद काफ़ी लंबा प्रक्रिया होता है री एग्जामिनेशन करने का। कई जगह तो सुनने में आया री एग्जामिनेशन से पहले ही मतलब उसको परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर देता है। कुछ ऐसा बीमारी रहता है जिसको परमानेंटली जो है अनफिट किया जाता है। कुछ बीमारी ऐसा है जिसमें री मेडिकल के लिए चांस टाइम दिया जाता है। लेकिन मेरा कहना है कि री मेडिकल का रिस्क ही क्यों लेना, जब हमको पहले से पता रहे क्लियरली कि मेडिकल में क्या क्या जांच होगा, क्या क्या चीज़ पूछेगा, तो हम री मेडिकल का रिस्क ही क्यों लेंगे। आप आर्मी का एग्ज़ाम देते हैं, पुलिस का एग्ज़ाम देते हैं, तो उसका जो एडवर्टीजमेंट रहता है उसमें पहले से क्लियर रहता है कि ये चीज़ का जांच होगा। तो स्टूडेंट क्या है पहले से प्रिपेयर रहते हैं थोड़ा सा। लेकिन माइनिंग में क्या है कि माइनिंग में जो मतलब कि ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस या समझिए कि बहुत ज़्यादा इसके बारे में डिटेल अवेलेबल नहीं है, इसलिए स्टूडेंट्स को जल्दी पता नहीं चल पाता है कि किस किस चीज़ का मेडिकल में जाँच होता है। और वो लोग बहुत डरे हुए रहते हैं। कई जगह देखने को मिलता है 25-50 हज़ार लाख रुपया तक डिमांड कर लेते हैं। कोई ना कोई एजेंट मिल जाता है हॉस्पिटल में, उससे लाख रुपया ठग लेता है और फाइनली मतलब नौकरी तो मिलता है, खुशी भी लगता है कि नौकरी मिल गया, लेकिन लाख रुपया गंवाने के बाद नौकरी मिलता है। तो आज हम अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि आखिर मेडिकल में जांच किस किस चीज़ का होता है। और आप इस बात के लिए बेफिक्र रहिए कि आपको ये वीडियो देखने के बाद और सोचने का भी ज़रूरत नहीं होगा कि मेडिकल में हम कैसे, और मतलब आपको कंप्लीट नॉलेज जो होगा मेडिकल में क्या क्या चीज़ होता है इसका आपको ये वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। आपको ज़रा सा भी टेंशन नहीं होगा कि हम कहीं कोई चीज़ में पीछे तो नहीं रह गए या कोई चीज़ मेरे में प्रॉब्लम तो नहीं है मेरे बॉडी में। तो आप एकदम वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखते रहिए। हम सारा पॉइंट बना लिए हैं और हर चीज़ का हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको वो चीज़ के बारे में क्लियर हो। बस हम एक एक वर्ड बता करके आगे नहीं बढ़ जाएंगे। हम ऐसा बताएंगे कि आपको उस मतलब अगर कोई ऐसा बीमारी है जो आपको है पहले से और मतलब हो सकता है आप अनफिट के कैटेगरी में आ जाइएगा, तो आप समय रहते उसको सुधार दीजिएगा। उसका सुधारने का भी बहुत सारा ऑप्शंस रहता है। और जो जनरल बीमारी आजकल है वो सब क्योरेबल है, और नॉन क्योरेबल बीमारी है उसमें तो अनफिट होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। उसमें तो मुश्किल है, क्योंकि डॉक्टर को भी थोड़ा सा डर रहता है कि जो एकदम 100% अनफिट कैटेगरी में जो बीमारी आता है उसको तो वो फिट नहीं कर सकता है, जैसे कलर ब्लाइंडनेस जैसा बीमारी हो गया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग देखते हैं A to Z डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन का जो भी प्रोसेस है उसका। देखिए, सबसे पहले आपको मेडिकल के लिए जिस दिन बुलाया जाता है उस दिन आपको बोला जाता है कि आपको खाली पेट आना है। खाली पेट जैसे ही आप जाइएगा आपको कुछ एक फॉर्म देगा। फॉर्म ओ रहता है, वो उसमें कुछ डिटेल्स रहता है, उसके साथ और भी कुछ फॉर्म्स रहता है। उसमें आपका नाम, आपका जो भी डिटेल्स है वो डिटेल्स लिखेगा और इसके बाद आपका थंब इम्प्रेशन लेगा। और थंब इम्प्रेशन के साथ साथ आपका बॉडी का एक आइडेंटिफिकेशन मार्क्स लेगा। जैसे आप देखिएगा मेरा लेफ्ट आईब्रो पे यहाँ पे एक कट है, तो मेरा आइडेंटिफिकेशन मार्क ये था। ऐसा ही हर किसी का जो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होता है, जो उसका मैट्रिक का सर्टिफिकेट में लिखा हुआ रहता है, जो उसका इंटर का या जो भी डिग्री का सर्टिफिकेट रहता है उसमें जो लिखा हुआ रहता है, वो मार्क डॉक्टर उससे पूछता है और वहाँ पे वो मेंशन करता है कि इस पर्सन का ये बॉडी मार्क है और ये थंब इम्प्रेशन। फिर थंब इम्प्रेशन को वो गोल करता है, गोल करके उसको एक अटेस्टेड टाइप का करता है कि हाँ ये मेरे सामने थंब इम्प्रेशन दिया है। इसके बाद से क्या है कि आपका मेडिकल प्रोसेस स्टार्ट होता है। यहाँ तक आपका पेपर प्रोसेस था कि आप आने के बाद आपका मतलब वहाँ हॉस्पिटल में आपका डिटेल लिया गया, आपको अंदर घुसाया गया, आपका क्या काम के लिए आए हैं ये सब चीज़ डिटेल लेने के बाद अब आपका मेडिकल एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा। तो मेडिकल एग्जामिनेशन स्टार्ट होता है, सबसे पहले आपका ब्लड लिया जाएगा। आपका बॉडी से आपका ब्लड लेगा और आपका यूरिन लेगा। दो चीज़ आपसे लेगा सबसे पहले। तो ब्लड में जो लेता है तो ब्लड का जांच में होता है TCDC टेस्ट, एक होता है T सेल्स D सेल्स टेस्ट। इसके बाद हेमोग्लोबिन का वो जांच करता है।
इसके बाद वाइट ब्लड सेल्स का नंबर जो रहता है वो नंबर का जांच करता है, और रेड ब्लड सेल्स का जो नंबर होता है वो नंबर का जांच करता है। मतलब जो आपसे खून लिया जाएगा उसमें से ये 4 चीज़ का जांच मस्ट किया जाएगा। TCDC टेस्ट, WBC टेस्ट, RBC टेस्ट और हेमोग्लोबिन कितना आपका ब्लड में है इसका जांच किया जाएगा। यहाँ पे ये काम के लिए आपसे आपका ब्लड लेगा और ये खाली पेट में लेता है। आपका जो यूरिन लेगा वो यूरिन का रिएक्शन जांच करता है, होता है एसिडिक है कि क्या है, वो तो हमको मेडिकल का हम स्टूडेंट नहीं है, बट जो हमको बेसिक नॉलेज हम बता दे रहे हैं। यूरिन लेने के बाद आपका शुगर का जांच करता है और एक रिएक्शन का जांच करता है, और एक कुछ होता है वो हमको नहीं पता चल रहा है, लेकिन यूरिन के अंदर ये 3 चीज़ जांच होता है। 2 का मेरे को नाम पता है, एक ये क्या बोलते हैं शुगर टेस्ट होता है और एक रिएक्शन टेस्ट, और एक शायद ब्लड यूरिया और यूरिक एसिड का भी शायद जांच होता है। उससे क्या है गठिया उठिया का पता चलता है या कि किडनी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इस बारे में उससे पता चलता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद डॉक्टर आपका बॉडी को देखता है। पहले आपको सामने खड़ा कर देगा, खड़ा करने के बाद आपको ऊपर से नीचे तक देखेगा और आपका अलग अलग बॉडी पार्ट है वो सब पे स्पेशल तरीका से देखेगा कि आपका जो शरीर का डेवलपमेंट है, आपका जो बनावट है शरीर का वो नॉर्मल है कि कुछ अलग है। मतलब आपका जो डेवलपमेंट है वहाँ पे 3 कॉलम रहता है कि नॉर्मल है या फिर मतलब 3 उसमें कॉलम रहता है, उसमें एक डॉक्टर टिक करता है। एक तो मेरा वाला में तो नॉर्मल ही टिक करके दिया था। अच्छा हाँ, कुछ टाइम के बाद मैं जो अपना मेडिकल का फॉर्म वो जो था मेरा जो हमको मिला है वो मैं आपको यूट्यूब में अपलोड करके दिखा दूंगा कि इसका रिपोर्ट आखिर कैसा रहता है। मतलब डॉक्टर जो लिख करके मेडिकल फिट या अनफिट देता है वो कैसा दिखता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ये वाला फॉर्म भी अपलोड कर दूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और थोड़ा सा हम लोग का भी हेल्प कीजिए क्योंकि हम लोग का टीम बहुत है, मतलब बहुत हार्ड वर्क कर रही है आप लोगों के लिए। आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हम लोग भी जो है आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ अवेलेबल कराते रहे, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं वीडियोज़ बनाने के लिए, क्योंकि यूट्यूब में ऐसा वीडियोज़ अवेलेबल नहीं है जो एकदम आपको डिटेल में सब कुछ बताए, रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ बताए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि जब डॉक्टर आपका जनरल डेवलपमेंट देख लिया कि आपका बॉडी का बनावट कैसा है, सब ठीक है कि नहीं है, मतलब जो नेचुरली एक होना चाहिए वो है कि नहीं, कहीं अंडर डेवलप तो नहीं है कुछ। अब वो चेक करते हैं, जैसे उनको जो अपना लगता है, उनका पढ़ाई है भाई, डॉक्टर है वो। इसके बाद वो आपका सबसे पहले हाइट चेक करते हैं। तो सबसे पहले वहाँ पे एक हाइट का मीटर लगा हुआ रहता है, वहाँ पे वो अपने असिस्टेंट को दे देते हैं, वो वहाँ पर आपका चप्पल खुलवाएगा, जूता खुलवाएगा। और ये जो बाल है, जैसे कि मैं अभी बाल को ऊंचा करके झाड़ा हुआ हूँ तो थोड़ा 1 इंच के लगभग या थोड़ा बल्क आया हुआ है यहाँ पे, तो वो क्या करता है आपका बाल को दबा देगा और दबा करके आपका एक्यूरेट हाइट को मेज़र करेगा। इसके बाद क्या है कि वो आपका उसी फॉर्म में आपका हाइट को सेंटीमीटर में लिखता है। वो आपका हाइट को फीट में नहीं लिखेगा, जैसे 5 फीट 10 इंच, 5 फीट 8 इंच ऐसे नहीं लिखेगा, वो आपका हाइट को सेंटीमीटर में लिखेगा। इसके बाद आपको वेट मशीन में चढ़ाया जाएगा, और ज़्यादातर रहता है कि वेट मशीन में चढ़ाने से पहले वो लोग बोलता है कि अगर मोबाइल और पर्स या कुछ है आपका, कुछ ज़्यादा वजन वाला चीज़, या कुछ स्टूडेंट बैग टांग करके आते हैं तो बैग को खुलवा करके अलग रखवा देते हैं, और सिंपली आपको चढ़ने के लिए वेट मशीन में बोलेगा। फिर आपका वेट मेजर करेगा, उसको केजीज़ में आपका जो वेट रहेगा उसको केजी में, किलोग्राम में, उस वही जो आप एक फॉर्म रहता है उसमें वो नोट कर लेगा। इसके बाद हाइट और वेट का एक BMI बनता है, बॉडी मास इंडेक्स। वो BMI को वही असिस्टेंट तुरंत कैलकुलेट कर देता है। तो BMI आपको अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं, BMI जो है उसका फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स, और ये जो है एक पैमाना रहता है कि वो जो स्टूडेंट है या वो जो कैंडिडेट है वो कहीं बहुत ज़्यादा मोटा तो नहीं है, एवरेज है, या फिर बहुत ज़्यादा पतला तो नहीं है, वो अंडरवेट तो नहीं है। अंडरवेट, ओवरवेट, ओबेसिटी और नॉर्मल, ये 3-4 रेंज होता है उसका। वो रेंज के अंदर वो चेक करता है कि हाइट और वेट के हिसाब से उसका जो जितना हाइट के हिसाब से वेट होना चाहिए वो है कि नहीं, या जितना वेट है उस हिसाब से उसका हाइट है कि नहीं। जैसे कोई लड़का, जैसे मैं 6 फीट अराउंड 6 फीट 5'10", 5'11" मेरा हाइट है और मेरा वेट लगभग 75 kg है, तो मेरा बॉडी मास इंडेक्स नॉर्मल में आता है। लेकिन कोई लड़का जिसका हाइट 5'5" है, 5'4" है और उसका वेट 75-80 kg है, तो उसका BMI जो है वो ओबेसिटी में चला जाता है या वो मोटापा में चला जाता है। वो सब चीज़ को नोट करता है। इसके बाद जब BMI हो जाता है, इसके बाद जो है 2-3 टीम में बढ़ जाती है। मतलब कि देखिए, अगर स्टूडेंट ज़्यादा रहता है तो कुछ स्टूडेंट को पहले ENT सेक्शन में भेज देता है, मतलब ईयर नोज थ्रोट सेक्शन में भेज देता है। कुछ स्टूडेंट को पहले लंग्स वाला सेक्शन में भेज देता है। कुछ स्टूडेंट को पहले जो है वो नॉर्मल चेकअप में भेज देता है। कुछ स्टूडेंट को पहले जो है एक्सरे करवाने भेज देता है।
या फिर जैसा जिसका रहता है, अगर भीड़ ज़्यादा है तो वो सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है कि कुछ स्टूडेंट अलग अलग जगह जाके जांच कराएं। अगर भीड़ कम रहता है, जैसे कि WCL में ज़्यादातर देखने को मिलता है कि उसका जो मेडिकल है वो एरिया लेवल पे होता है, तो एरिया लेवल पे होता है तो 4-5 कैंडिडेट 10 कैंडिडेट रहते हैं, तो वो ऐसे नहीं करते हैं, वो सिस्टम बाय सिस्टम चलते हैं। फिर इसके बाद जो है आई सेक्शन में भेजता है, मतलब आप लोग का आँखों का जाँच करेगा। अब आपको हर वीडियो में ये तो बता देगा आँख का जांच होता है, लेकिन क्या क्या जांच होता है ये आपको कोई भी वीडियो में यूट्यूब में नहीं मिलने वाला है। इसलिए आप मेरा वीडियो को पूरा अच्छा से देखते रहिए, डिटेल में देखिए, आपका बहुत काम देने वाला है। आप अनफिट नहीं होइएगा, आप अनफिट होके जाइएगा ना, आपका सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। और अनफिट हुआ लड़का को हम आपसे यूट्यूब में मिलवा देंगे, हम खुद अनफिट, जो मेरा फ्रेंड अनफिट हो गया था उससे मिलवा देंगे कि वो क्यों अनफिट हुआ था। हालांकि नेक्स्ट बार वो फिट भी हो गया था। और आपको बता दे रहे ECL में सबसे ज़्यादा अनफिट करता है, ये बता दे रहे हैं। मेरा दोस्त लोग ECL का एग्ज़ाम किया था, उन लोग अनफिट हो गया, लेकिन फिर दूसरा एग्ज़ाम दिया उसमें फिट हो गया। तो ECL में बदमाशी करता है, हर बार देखे है कि वहाँ कुछ ना कुछ जो है लोचा लगा देता है, कभी ये नहीं, कभी किसी का BP के कारण और मतलब ब्लड शुगर के कारण उसको अनफिट कर दिया था। फिर हालांकि 3 महीना बाद वो ज्वाइन कर लिया, फिर से मेडिकल हुआ था। लेकिन बदमाशी का स्टैंडर्ड ECL में बहुत है। और सबसे अच्छा अगर मेडिकल कहीं होता है तो वो NCL में होता है, उसमें पूरी ईमानदारी के साथ मेडिकल होता है। और बता रहे सबसे इजी मेडिकल अगर कहीं होता है तो वही जहाँ हम हैं वहीं सबसे इजी मेडिकल होता है। मतलब इजी नहीं, मतलब नॉर्मल होता है, कोई ज़्यादा परेशान नहीं करेगा आपको कि हर चीज़ के लिए भाई तुम्हारा थोड़ा सा बढ़ गया है तो तुम क्यों बढ़ गया, कैसे बढ़ गया, BP ज़रा सा बढ़ गया। जैसे मेरा थोड़ा सा BP उस समय बढ़ा हुआ था जब हम एग्ज़ाम देने जा रहे थे, तो एक लेडी डॉक्टर थी, उनका नाम तनीषा ओझा था, तो बहुत यंग डॉक्टर थी। तो वो जब मेरा ऐसे ही BP नापी तो वहाँ पे एक बोर्ड बैठा हुआ था, मतलब मेरा जब मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा था तो वो एक बोर्ड मेंबर्स उसका एग्जामिनेशन ले रहे थे। मतलब ऐसा नहीं था कि वहाँ पे एक डॉक्टर थे, वहाँ पर करीब 6-7 डॉक्टर की टीम बैठी हुई थी, उसमें कुछ मेल भी थे कुछ फीमेल भी थे। तो वो लेडी डॉक्टर जब मेरा BP नापी थी, BP नापने के बाद बोले थे क्या रवि जी बहुत ज़्यादा BP बढ़ा हुआ है आपका। तो हम बोले नहीं मैडम ऐसा ही थोड़ा टेंशन बढ़ा हुआ है। बोले टेंशन मत लीजिए, अब क्या है। तो इसके बाद फिर बोले कि देखिए थोड़ा बहुत, फिर उनके बगल में बहुत एक ओल्ड लेडी डॉक्टर बैठी हुई थी, तो बोले क्या कीजिए, मतलब वो ओल्ड लेडी डॉक्टर वो यंग लेडी डॉक्टर को बोलेगी तुम्हारा नौकरी जब हुआ था तब तेरा BP नहीं बढ़ा हुआ था क्या, जब रिजल्ट आ रहा था। तो दोनों हंसने लगे। मतलब कहने का मतलब है वो लोग बहुत कोऑपरेटिव थे, उनको पता था कि अगर स्टूडेंट अपना लाइफ में इस तरह का सिचुएशन में जब रहता है तो उसका BP थोड़ा बहुत बढ़ते घटते रहता है, तो इसके लिए किसी को अनफिट करना उचित नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट में आते हैं कि आँख का जांच। अब आँख का जांच में क्या क्या चीज़ का जांच होता है। सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपका कलर ब्लाइंडनेस जांचेगा। एक बुक टाइप का आता है, इतना मोटा बुक रहता है, उसमें अलग अलग कलर का अलग अलग फिगर बना हुआ रहता है। आप गूगल में भी सर्च कीजिएगा कलर ब्लाइंडनेस का शीट, तो आपको मिल जाएगा। तो उसमें कई सारा नंबर लिखा हुआ रहता है, जैसे 21, 59, 42, कोई पिंक कलर से, कोई रेड कलर से, कोई ग्रीन कलर से, कोई ब्लू कलर से है। तो उनका एक डायरी होता है, उससे वो जो है कलर ब्लाइंडनेस का जांच करते हैं। और नंबर के साथ साथ कुछ पैटर्न भी बना हुआ रहता है, जैसे वो बोलेंगे कि ये वाला कैसे 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 जा रहा है, तो आप इसको देख करके बताओ। तो इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है तो आप इजीली इसको पहचान लीजिएगा कि उसमें क्या लिखा हुआ है। और अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, कितना भी चीटिंग करने का कोशिश कर लीजिए, उससे बच पाना इम्पॉसिबल है। दूसरा जो जांच होता है वो आई बॉल मूवमेंट का होता है। जैसे अभी हम आपको देख रहे हैं, आप हमको देख रहे थे, आपका दोनों आई जो है स्क्रीन में फोकस किया हुआ, मेरा भी दोनों आई जो है वो कैमरा का लेंस में फोकस किया हुआ। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आई का मूवमेंट जो है ना वो गड़बड़ा जाता है, कभी इधर देखता है कभी उधर देखता है। लेकिन जैसे हम देखना चाह रहे हैं सीधा, लेकिन आईज जो है वो थोड़ा सा अनकंट्रोल्ड हो जाता है, तो वो आई का मूवमेंट को थोड़ा सा चेक करता है। वो आपको मतलब ऐसा ही बातों बातों में बहुत सारा चीज़ बोलेगा, और आपका वो जो है ना डॉक्टर वो आपका आँख पे ही देखते रहेगा। मतलब वो बोलेगा मेरा आँख में आँख डाल करके बात करो। तो वह आपका आईज़ का जितना भी मूवमेंट है, नॉर्मल पलक झपकने का मूवमेंट है, आपका फेशियल एक्सप्रेशन का जो मूवमेंट है, वो सब चीज़ को वो चेक करते हैं। इसके बाद वो आपसे पूछता है, मेरे केस में डॉक्टर हमसे क्लियरली पूछा था कि रविशंकर प्रसाद आप क्या स्पेक्स लगाते हैं, आप चश्मा लगाते हैं। तो चूंकि मेरा आईज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कभी चश्मा नहीं लगाता हूं, तो मैं बोला सर मैं चश्मा नहीं लगाता हूं। तो वो फिर फ्रेंडली होकर के बोले कि देखो अगर चश्मा लगाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चश्मा लगा करके ये टेस्ट दे सकते हैं। तो अब पता नहीं वो जो चश्मा लगाने के लिए अलाउ तो कर दे रहे थे, लेकिन हो सकता है किसी का अगर ज़्यादा पावर है तो हो सकता है वो उनको अनफिट भी कर दे। क्योंकि मेरा एक फ्रेंड था जिसका बहुत ज़्यादा हाई पावर था, तो वो अनफिट हो गया था। अनफिट हो जाने के बाद वो आईज़ का लेज़र सर्जरी करवा करके आया, तो लेज़र सर्जरी हो गया, तो इसके बाद उसको फिट करके फिर से वो ज्वाइन कर लिया था।
तो मेरे केस में तो वो हमसे पूछे स्पेक्स लगाते हो क्या, मैं बोला नहीं, नो सर मैं स्पेक्स नहीं लगाता हूँ। तो बोले कि अगर देखो अगर लगाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, तुम लगा सकते हो, लगाने के बाद हम तुम्हारा जांच करेंगे। बोले नहीं सर हम स्पेक्स लगाते ही नहीं। तो इसके बाद जो है वो हमको बैठाएं, हमको बैठाने के बाद सामने एक जो आप आँख जाँच करने वाला रहता है जिसमें ABCD लिखा हुआ रहता है। ABCD के बाद लिखा हुआ रहता है कि कहाँ कौन सा कट है, जैसे C टाइप का बना हुआ है, C में कभी इधर कट है कभी उधर कट है, वो रहता है। तो उसकी वो वाला जो चार्ट था वो मेरे सामने वो हमको देखने के लिए बोले। हमको पहले तो एक घुमा दिए, मतलब जिधर साइड वो बना हुआ था उसका उल्टा साइड में एक शीशा लगा हुआ था, वो हमको शीशा में देख करके उसको पढ़ने बोल रहे थे। तो चूँकि शायद 10 फीट का डिस्टेंस था और 10 फीट मतलब 20 फीट का लगभग डिस्टेंस बन जा रहा था, तो वो हमको ये चीज़ चेक करने बोले कि तुम पढ़ करके बताओ। तो वो जो चीज़ बोले वो पढ़ रहे थे, फिर वो उसको घुमा दिए तो कुछ डिज़ाइन आ गया, वो डिज़ाइन भी पढ़ के बताया, अल्फ़ाबेट भी बताए, ऐसे ऊपर से लेकर के नीचे तक जो साइज़ है अल्फ़ाबेट का या फिर नंबर का वो छोटा होते जा रहा था। तो वो ऊपर से स्टार्ट किया अब नीचे तक गए, तो वो हम पढ़ करके बता दिए ईजिली। तो इसके बाद वो पहले तो मेरा दोनों आँख से इक्वली चेक करने बोले, मतलब पहले मेरा आइज़ को कवर नहीं किए। इसके बाद वो बोले कि अपना आइज़ को ईजिली ढकना, मतलब बहुत दबा के मत ढकना। आपको बता रहे हैं बहुत दबा के अगर ढकिएगा तो आप जब आँख को स्विच कीजिएगा, मतलब तुरंत डॉक्टर जब बोलेगा कि अब आप दूसरा आँख से देखिए, तो आपको दूसरा वाला आँख में ना थोड़ा धुंधला ऑटोमेटिक दिखने लग जाएगा, क्योंकि पावर को एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो डॉक्टर खुद ही ये चीज़ हमको सजेस्ट किया कि देखो हल्का सा ढकना, और नहीं तो रुमाल है अगर तो रुमाल से एकदम हल्का सा बस तुम ऊपर से रखना ताकि तुमको क्लियर दिखे। तो आपके साथ भी अगर मेडिकल हो तो ध्यान रखिएगा, डॉक्टर आपको ढकने बोला और डॉक्टर अगर उतना कोऑपरेटिव नहीं है तो आप गलती से पूरा कस के ऐसे दबा मत दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद आप खुद अभी ट्राई करके देखिए कि आइज़ को अगर बहुत ज़ोर से दबाए हुए हैं और खोलिएगा तो आपको दिखने में डिस्टर्ब होने लग जाएगा। तो वो इंडिविजुअली मेरा एक एक आई से दोनों कर करके चेक किए, जो प्रोसेस दोनों आई से एक बार में चेक कर रहे थे उसको एक एक आँख से करके चेक किए। इसके बाद वो हमको वैसे ही पढ़ने के लिए बोले, हम टोटल चीज़ जितना भी था उसको पढ़ें। पढ़ने के बाद वो हमको तो दिखाए नहीं, लेकिन वो जो है उस पर मेरा विज़न पावर जो 6/6 होता है, ऑन लेफ़्ट ऑन राइट, ये चीज़ 6/6 लिखे, पेंसिल से लिखे थे। तो हालांकि हम देख लिए थे, थोड़ा सा हाइट ज़्यादा है ना तो ऊपर से देख लिए थे तो ये चीज़ हम क्लियर हो गया कि नहीं चलो मेरा विज़न वाला तो सही हो गया। इसके बाद वो जो है ना फोकस ऑफ लेंस देखें, मतलब आइज़ के अंदर देखिएगा एक छोटा सा ब्लैक कलर का लेंस होता है, तो वो कभी बढ़ता है, जब ज़्यादा लाइट आ जाता है तो वो छोटा हो जाता है, और जब कम लाइट रहता है अंधेरा में तो वो बढ़ जाता है। तो वो चेक करने के लिए वो मेरे आँख में टॉर्च का डायरेक्ट लाइट करने लगे और बोले मेरे क्लोज आने के लिए, और वो मेरा आँख को ऐसे करके फाड़े और इसके बाद टॉर्च लगा के देखने लगे। दोनों आँख में बहुत देर तक देखे, पता नहीं मेरा आँख में बहुत ज़्यादा देर तक क्यों देख रहे थे लेकिन करीब 4-5 बार वो मेरा आइज़ को कभी इसमें कभी उसमें, कभी इधर से घूम के कभी उधर से घूम के, मतलब वो आइज़ का मेरा ये लेंस का बहुत अच्छा से इंस्पेक्शन कर रहे थे। हालांकि इसके बाद फिर ओके हो गया, उसमें भी वो ओके में टिक किए। इसके बाद लेफ़्ट और राइट आई का अप डाउन देखें, मतलब कि हमको बोले कि एक बार ऊपर देखो, एक बार नीचे देखो, एक बार लेफ़्ट देखो, एक बार राइट देखो, और एक बार आई से पूरा गोल सा सर्कल क्लॉकवाइज बनाओ और एक बार गोल सा सर्कल एंटी क्लॉकवाइज बनाओ। तो हालांकि एक एक करके बोले, वो पहले बोले कि ऊपर देखो तो हम ऊपर देखने, फिर बोले तुरंत नीचे देखो तो हम तुरंत नीचे देखे, फिर तुरंत बोले लेफ़्ट देखो, फिर तुरंत बोले राइट देखो, फिर बोले राइट देखते हुए तुम जो है ऊपर जाओ और ऊपर देखते हुए लेफ़्ट में आओ, फिर लेफ़्ट देखते हुए नीचे जाओ, नीचे जाते हुए, मतलब वो मेरा आई बॉल का मूवमेंट चेक कर रहे थे। तो वो मेरा आई बॉल का मूवमेंट भी चेक कर ले। इसके बाद वो स्क्वैट या स्क्रीट क्या बोलते हैं हमको नहीं पता, हिंदी में बैंगापन बोलते हैं जिसको, मतलब कि आपका कुछ मतलब लड़का का या आदमी का देखिएगा उसका एक आंख ठीक फोकस करता है, लेकिन एक आंख जो है थोड़ा सा डाइवर्ट कर जाता है। मतलब जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं तो मेरा दोनों आंख एकदम सीधा दिख रहा है, लेकिन किसी का क्या होगा, एक आंख तो सीधा दिखता है और एक थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। तो वो चीज़ को चेक करते हैं कि आपका दोनों आइज़ एक ही साथ एक ही दिशा में देख रहा है कि नहीं, उसको बैंगापन बोलते हैं हिंदी में। हालांकि ये सब जो बीमारी है, ये सब में से कलर ब्लाइंडनेस को अगर आप हटा दीजिए तो आपका आई बॉल मूवमेंट उतना प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है, पावर ऑफ आइज़ भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है, और ये जो मूवमेंट ऑफ आइज़ है ये, और जो टेढ़ा देखने वाला है, ये सब का इलाज है। अगर बहुत ज़्यादा पावर है आपका चश्मा तो उसका भी इलाज है, तो इसका आप टेंशन मत लीजिए। अगर आपका पहले से ये सब प्रॉब्लम है तो आप इस सबका ऑपरेशन समय रहते करवा लीजिए, 6 महीना साल भर पहले हो सकता है, अभी आपको मन करे तो अभी करवा लीजिए, क्योंकि ये सब मेडिकल में पकड़ाएगा ही पकड़ाएगा, आप बचने वाले नहीं हैं ये सब चीज़ से। तो वो मेरा आइज़ टेढ़ा वाला चेक किए कि मतलब कि हमको एकदम सीधा देखो, फिर बोले कि उस जगह पे देखो, फिर बोले उस जगह पे देखो, मतलब वो जगह जगह हमको पॉइंट करके देखने के लिए बोल रहे थे कि कहीं मेरा आइज़ कभी दूर देखने बोल रहे हैं, कभी सामने देखने बोल रहे हैं, कभी तुरंत कॉपी में कुछ पढ़ने बोल दे रहे हैं।
तो इस तरह करके बहुत चेक किया। इसके बाद वो नाइट ब्लाइंडनेस का चेक किया कि लाइट को थोड़ा सा डीम करते गए, और डीम करने के बाद वही जो फर्स्ट वाला प्रोसेस था जिसमें हमको पढ़ने बोल रहे थे शीशा देख करके, तो वो धीरे धीरे लाइट डीम किए रूम का। इसके बाद वो पढ़ने बोले तो उससे वो नाइट ब्लाइंडनेस शायद चेक कर रहे थे, पता नहीं क्या चेक कर रहे थे, हमको लगा नाइट ब्लाइंडनेस ही चेक कर रहे हैं। तो वो भी चेक हुआ, वो भी मेरा ओके हो गया। इसके बाद वो ऑर्गेनिक डिजीज़ देखे, मतलब वो बहुत क्लोज, मेरा आँख के बहुत क्लोज आ गए। और जैसे होता है ना कि फंगल इन्फेक्शन, या कि कोई किसी को बोलते हैं ना आँख आ गया है, बहुत ज़्यादा कीची बन जा रहा है, या फंगल इन्फेक्शन, आप गूगल कीजिएगा फंगल आइज इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर एलर्जिक इन्फेक्शन जो है, तो वो चीज़ मेरा वो एकदम सामने से यहाँ से लेके यहाँ तक चेक किया कि किसी अगर आँख में मांस भी आ जाता है, मोतियाबिंद आ जाता है, तो ये सब चीज़ चेक किए हैं। मतलब आइज़ का बहुत गहराई से जांच किए हैं वो। आइज़ के बाद फिर हम लोग जो है जस्ट मेरा ईयर में चला गया, मतलब आँख के बाद मेरा कान वाला जांच होने लगी। तो कान वाला में गए तो वहाँ एक रूम था, रूम में एक टेबल था, टेबल के इस पार हम बैठे हुए थे और बीच में एक शीशा लगा हुआ था, शीशा के उस पार एक कंप्यूटर था, और कंप्यूटर ऑपरेटर था या डॉक्टर था मेरे को नहीं पता, वो मेरे को इशारा से बोला कि हेडफोन पहनो। तो एक बड़ा सा हेडफोन, वो जो मफ टाइप का नहीं आता है, पूरा कान ढक लेता है, वो वाला हेडफोन मेरे को पहनने के लिए दिया। तो वो जब हेडफोन हम पहने तो फिर वो धीरे से एक बीप का साउंड बचाया। तो पहला जो बीप का साउंड था वो दोनों कान में बराबर बराबर सुनाई दे रहा था। तो हाँ, हेडफोन पहनने से पहले वो हमको थोड़ा सा बता दिया था कि किस कान में आवाज़ होगा वो बताना, इस कान में हुआ तो ये हाथ हिलाना, इस कान में हुआ ये हाथ हिलाना, और बीच में हुआ तो दोनों हाथ हिलाना। तो ये चीज़ हमको पहले ही बता दिया था। तो उसके बाद हमको हेडफोन पहनाया। हेडफोन पहनाने के बाद जो है कि हेडफोन पहनाने के बाद हमको पहला जो साउंड सुनाई दिया था वो सेंटर पे था। मतलब जैसे आप हेडफोन लगाइएगा तो 3D ये यूट्यूब में 3D साउंड सेलेक्ट कीजिएगा तो आपको कैसे घूमता हुआ लगता है कि कभी ये इधर से इधर जा रहा है या कभी पीछे जा रहा है, तो उस टाइप का कुछ फील आ रहा था। तो वो वाला जब स्टार्ट किया तो पहला मेरा साउंड एकदम सिंपल स्ट्रेट में था। इसके बाद वो धीरे धीरे लेफ़्ट में शिफ्ट किया तो हम हाथ उठाए लेफ़्ट का, फिर धीरे धीरे राइट में शिफ्ट किया तो उठाए राइट का। इसके बाद क्या हो ना, वो बीप का जो इंटेंसिटी है ना, मतलब बीप जितना ज़ोर से बज रहा था एकदम धीरे करते गया, इतना लास्ट मोमेंट में तो इतना धीरे हो गया था कि हमको अपना दिल का धड़कन सुनाई दे रहा था, लेकिन हम सोचे भाई बीप सुनाई देना चाहिए, दिल का धड़कन थोड़ा 2 मिनट रुक भी जाएगा तो मर नहीं जाएंगे, लेकिन बीप सुनाई देना चाहिए। तो इसके बाद क्या हुआ कि बहुत लास्ट तक एकदम बीप एकदम से नहीं आने लग गया था, फिर भी हम सुनने का कोशिश कर रहे थे, थोड़ा सा एकदम आ रहा था। तो हम लास्ट तक जब बताएं कि हाँ सर यहाँ तक हमको सुनाई दे रहा है, तब तक सही था। इसके बाद फाइनली हम बोल दिए कि सर इसके बाद हमको सुनाई नहीं दे रहा है। उसका कुछ होता होगा कि सबके साथ, और हम बहुत डर गए थे कि भाई हमको ही सुनाई नहीं दे रहा है क्या, ऐसा तो नहीं। तो हम अपना फ्रेंड लोग से बोले, उन लोग बोला कि नहीं, हमको सबका अलग अलग टाइप से चेक कर रहा था। इतना मतलब किसी का पहले लो से हाई कर रहा था, किसी का हाई से लो कर रहा था, वो सब अपना अलग अलग तरीक़ा से कर। मेरा तो हाई से लो किया था। तो लास्ट मोमेंट में फिर बोले नहीं हमको, क्योंकि झूठ बोलना भी तो गलत, मान लीजिए वो प्ले ही नहीं किया है और हम बोल दिए हाँ बज रहा है, तो वहीं से अनफिट करके घर भगा देगा, बोले ज़्यादा तेज़ बन रहा है। तो जब हमको सुनाई नहीं देने लग गया तो हम साफ बोल रहे हैं कि सर हमको सुनाई नहीं दे रहा है। तो बोला कोई बात नहीं। इसके बाद वो हेडफोन हटाए। हेडफोन हटाने के बाद एक लोहा का कुछ अजीब टाइप का लाया, चिमटा टाइप का लाया। तो अच्छा हाँ, ये जो चिमटा वाला लाया ना, इसके बारे में हमको पहले से पता था। हालांकि मेरा ईयर्स में कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन हमको पहले से पता था कि जो साउंड है ना, मतलब आप देखिएगा अभी आजकल में एक तो नया हेडफोन चलता है चश्मा वाला, उसमें चश्मा पहनना रहता है, उसमें आपका जो है ये ईयर में हेडफोन नहीं घुसा हुआ रहता है, बस यहाँ पे टच रहता है, फिर भी आपको साउंड सुनाई देता है। तो वो जो साउंड आपको सुनाई देता है वो सॉलिड से आपका कान में जाता है थ्रू सॉलिड मीडियम, और जो आप ईयरपॉड से कान में घुसा के सुनते हैं वो थ्रू एयर मीडियम जाता है। तो आप एक चीज़ याद रखिए कि अगर सेम अमाउंट ऑफ साउंड है, मतलब मान के चलिए 10 यूनिट का साउंड अगर बज रहा है, तो अगर आप हड्डी के थ्रू सुनिएगा, मतलब ये जो आपके ईयर्स के यहाँ पे सेट आता है, इसके थ्रू अगर सुनिएगा तो आपको थोड़ा सा कम सुनाई देगा, और डायरेक्ट एयर के थ्रू सुनिएगा तो आपको ज़्यादा सुनाई देगा। तो वो चिमटा को एक बार ऐसे करके टन से मारा, इसके बाद मेरा कान में लेकर के आया, बोला सुनाई दे रहा है, हम बोले हाँ दे रहा। फिर ही कान में लेकर आया, बोला सुनाई दे रहा है, हम बोले हाँ दे रहा। इसके बाद वो पीछे से मेरे कान का हड्डी के पीछे फिर से एक बार साइड टर्न किया, इसके बाद फिर हड्डी के पीछे सटाया, बोला सुनाई दे रहा है, तो हम बोले हाँ सुनाई दे रहा। फिर 10 भी सटाया, सुनाई दे रहा है, हम बोले हाँ सुनाई दे रहा है। तो इससे पता चल गया कि मेरा एयर से भी सुनाई दे रहा है और मेरा सॉलिड के थ्रू भी, मतलब साउंड जो है हम दोनों मीडियम से सुन पा रहे हैं। इसके बाद वो चेक किया कि मतलब जो हम आपको पहले बताएं कि
एयर वाला ज़्यादा सुनाई दे रहा है कि हड्डी वाला ज़्यादा सुनाई दे रहा है। तो वो फिर से किया, तो वो सबसे पहले हड्डी में सटाया, बोले सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। हम बोले हाँ दे रहा है, दे रहा है। जब यहाँ से सुनाई देना बंद हो गया, तो जैसे ही हम बोले कि सर यहाँ से सुनाई देना बंद हो गया, फटाक से मेरा एक यहाँ पे लेते आया। अब बोला आप सुनाई दे रहा है, हम बोले हाँ सुनाई दे रहा है। तो हमको पता था कि जब यहाँ वाला सुनाई देना बंद भी कर जाएगा ना, तो मेरा एयर के थ्रू अगर कोई साउंड जा रहा है तो वो हमको तब भी सुनाई देगा, क्योंकि सॉलिड से थोड़ा कम जाता है और एयर से ज़्यादा जानता है। तो वही चीज़ हमको पहले से पता था, हालांकि हमको कोई दिक्कत नहीं हुआ, हम नॉर्मली सच में सुन पा रहे थे। फिर इस कान में भी वैसा ही किया कि एक बार उसको वाइब्रेट किया, फिर पहले हड्डी में चटाया, बोला जब सुनाई देना बंद हो जाएगा तो तुरंत बता देना। तो जैसे ही सुनाई देना बंद हुआ, हम फटाक से बोल दिए, तो फटाक से यहाँ से हटा के मेरा कान के पास लेते आया, तो वहाँ पर भी हमको सुनाई दे रहा था। हम बोले हाँ सर सुनाई दे रहा, तो समझ गया कि हाँ मेरा दोनों मीडियम से ठीक है। इसके बाद वो कान को मेरा खींच करके मतलब उसको अंदर पे देखा कि जैसे किसी का कान बहता है या कान में कोई सर्जरी होता है, इन्फेक्शन होता है या कुछ वैसा रहता है, तो उसको कान को एकदम डिटेल, पता नहीं कौन सा टॉर्च था कि नहीं यहाँ एक पहना हुआ था, यहाँ एक आता है डॉक्टर का पहनने का लेंस मिरर या कुछ रहता है, उससे मेरा आँख में फोकस किया, मतलब सॉरी आँख में नहीं, कान में फोकस किया, कान को खींच करके उसके अंदर पे पूरा अच्छा से देखा, दोनों कान को देखा, ईयर में कहीं तरह का कोई गंदा तो नहीं। हालांकि ये सब मेडिकल होने से पहले हम प्राइवेट डॉक्टर से मेडिकल करवा लिए थे, एक बार आँख वाँख जाँच करवा लिए थे, कान भी जाँच करवा लिए थे। मेरा ये सब कोई प्रॉब्लम नहीं था, इसलिए हम क्लियर थे कि हमको इस सब चीज़ का कोई दिक्कत नहीं। फिर कान में कोई भी तरह का इन्फेक्शन देखा है, कहीं फुंसी उनसी अंदर तो नहीं है या किसी तरह का कोई मवाद ये सब तो नहीं आ रहा है, खून तो नहीं आ रहा है। वो सब चेक हो जाने के बाद फिर जो है हमको चेस्ट में भेज दिया, मतलब मेरा चेस्ट का जो मतलब इंस्पेक्शन के लिए भेज दिया। तो चेस्ट का इंस्पेक्शन वहाँ पे एक मशीन था, कंप्यूटर छोटा टैबलेट टाइप का था, टैबलेट मतलब इतना छोटा एटीएम कार्ड का मशीन, एटीएम मशीन जैसा देखते हैं वैसा था। उसको स्पायरोमीटर बोलते हैं, स्पायरोमेट्री टेस्ट बोलते हैं। तो उसमें हमको स्पायरोमेट्री टेस्ट से बहुत डर लगता था, क्योंकि भाई यहाँ कोल्ड डस्ट में रहते हैं, इतना कहीं कभी चेस्ट का जांच नहीं करवाए, सोचे पता नहीं सांस लेने सकेंगे कि नहीं सकेंगे। तो उसमें बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस लेने बोलता है। तो वहाँ पे एक पाइप जैसा रहता है, इतना मोटा, जैसे पानी वाला पाइप आता है घर में, जिसमें नल में पाइप लगा हुआ रहता था, इतना बड़ा टुकड़ा पाइप मुंह में ऐसे रखने बोला। इसके बाद बोला ज़ोर से सांस लो, तो हम एकदम ज़ोर से सांस ले, फिर बोला ज़ोर से फूको, जितना ज़ोर से फूक सकता है। फिर हम जितना ज़ोर से फूका, फिर बोला इतना जितना ज़ोर से सांस ले सकता है इतना ज़ोर से सांस लो। फिर एक बार बोला नॉर्मल सांस लो, नॉर्मल सांस छोड़ो। फिर एक बार बोला कि एकदम ज़ोर से जितना खींच सकता है खींचो, और इसके बाद बोला तुरंत जितना छोड़ सकता है हवा छोड़ो। तो हमको स्पायरोमेट्री का डर था, इसलिए हम स्पायरोमेट्री का एक तैयारी करके गए थे। हमको पता था कि जब लास्ट में बोलेगा कि अपना हर ताकत लगा के छोड़ दो, तब फूकते समय पेट को दबा देना है। तो पेट को दबाने से क्या होता है, थोड़ा सा नीचे का एब्डोमिनल जो है ना, वो भी लंग्स में प्रेशर लगाता है। तो आप नॉर्मल बैठ के ऐसे फूकिए ना, और एक बार फूकते फूकते नीचे जब झुक जाइएगा तो थोड़ा सा ज़्यादा हवा निकलता है। तो ये चीज़ हमको कहीं से सुनने में मिला था, और मतलब यूट्यूब में ही हम देखे थे। तो हम वो वाला किया, मेरा एक बार में 100% आ गया, पास कर गया। वहाँ कंप्यूटर में तुरंत ग्राफ ऊपर जाके दिखा देता है, तो उसमें रहता है, मतलब उसमें लिखना रहता है कि मतलब नॉर्मल चेस्ट में कितना हवा लिया, मतलब नॉर्मल ब्रीथ ले रहा है तो कितना हवा आ रहा है जा रहा है, और ज़ोर से सांस ले रहा है तो कितना हवा आ रहा है जा रहा है। चेस्ट का एक्सपेंसन कितना है, जैसे 90% एक्सपेंसन है, 95% एक्सपेंसन है, तो मेरा 100% एक्सपेंसन हो गया था। हमको दिक्कत नहीं होता, हम जोर से एकदम मतलब लगा कि ये इस बार तो मरे लेकिन एकदम फूक के मरेंगे। अच्छा हाँ, इसमें ध्यान रखिएगा, जो स्मोकिंग करता है भाई पकड़ा जाता है। कुछ मेरा अपना क्लासमेट था जो स्मोकिंग करता था, वो लोग का मतलब स्पायरोमेट्री में मिल्ड आ जा रहा था। हालांकि उसको पास कर दे रहा था, लेकिन डॉक्टर सीधा पूछ दे रहा था ऐसे ही इशारा में, मतलब समझ जाइए कि क्या बोलना चाह रहा है। मेरा ही एक मतलब हमसे सीनियर है, लेकिन मेरा ही फ्रेंड जैसा है, यहीं अभी हजारीबाग एरिया में ड्यूटी कर रहे हैं। वो अगर मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो उनको समझ में आ गया होगा कि हम उन्हीं के बारे में बोल रहे हैं। बहुत लेते थे, तो डॉक्टर उससे पूछ दिया कि थोड़ा कम कर दो। मतलब पता चल जाता है, चेस्ट के एक्सपेंशन से पता चल जाता है, या अब डॉक्टर है भाई, वो पढ़ा है तो उसको पता चल जाता है। तो इसके बाद क्या है, चेस्ट का फिर ये हुआ। इसके बाद फिर चेस्ट का मेजर किया, टेप से नापा। टेप से नापने के बाद जोर से चेस्ट फुलाने बोला, तो 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन, शायद 4-5 सेंटीमीटर मिनिमम होता है, तो उतना मेरा एक्सपेंड कर गया था, 5 से ज़्यादा ही एक्सपेंड कर गया था। तो वो फीता से नापा था, तो उसमें कपड़ा खुला के नापा था। इसके बाद चेस्ट का एक्सरे किया, तो चेस्ट का एक्सरे में देखिए अगर किसी तरह का कफ है, खांसी है, या पुराना से पुराना खांसी, दम्मा है, या फिर कफ का प्रॉब्लम है, तो उसमें पता चल जाता है चेस्ट वाला में, चेस्ट का एक्सरे में। तो चेस्ट का एक्सरे आप लोग पहले भी एगो करवा के देख सकते हैं कि कहीं किसी तरह की दिक्कत है, तो पहले पता चल गया। इसके बाद हम
पेट का जांच किया था। इसके बाद क्या किया था कि टी शर्ट और ये सब खुलवा दिया था। इसके बाद पेट पकड़ पकड़ के देख रहा था, हर जगह छू छू के थोड़ा थोड़ा दबा करके देख रहा था कि कहीं किसी तरह का दर्द तो नहीं है। तो पूरा पेट का चारों तरफ जो है चारों तरफ दबा करके देखा, कहीं फूला हुआ तो नहीं है, कहीं गांठ तो नहीं है। लीवर जहाँ रहता है वहाँ थोड़ा ऐसे 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 दबा, ऐसे मतलब कैसे दिखाएं हम, ऐसे दबा दबा करके चेक कर रहा था चारों तरफ, मतलब एक हाथ से, कभी दो हाथ से, कभी ऐसे पकड़ के, कभी ऐसे पकड़ के, पूरा मतलब चारों तरफ से पेट का इंस्पेक्शन किया। फिर पीछे घुमा के पूरा पीछे बॉडी का इंस्पेक्शन किया। इसके बाद क्या है कि इसके बाद मतलब कहीं कोई ऑपरेशन का निशान तो नहीं है। मतलब कपड़ा खुलाने का मतलब यही था कि वो चेक करना चाहता था कहीं किसी तरह का ऑपरेशन तो पहले नहीं हो चुका है। तो मेरा तो कहीं कोई ऑपरेशन नहीं था। और हाँ, मतलब उस समय जाने से पहले एक चीज़ मतलब कीजिएगा, अगर पॉसिबल होगा तो अपना बॉडी का जितना भी हेयर है इसको रिमूव करके जाइएगा। मतलब चेस्ट का, थोड़ा सा अपना प्यूबिक पार्ट्स का या इंटरनल पार्ट्स का जो है वहाँ का हेयर को रिमूव करके जाइएगा, तो इंस्पेक्शन करने में आसानी होगा। नहीं तो कभी कभी डांट देता है, गुस्सा आ जाता है। तो हम तो शेविंग करके गए थे, तो ये चेस्ट वेस्ट सब कुछ नापा, सब कुछ दबा दबा के देखा, पीछे पीठ सब कुछ देखा, पीठ तरफ से किडनी उडनी का जहाँ रहता वहाँ थोड़ा ठोक ठोक के देखा, घड़ा की तरह ठोक रहा था भाई की। हम सोच रहे थे भाई किसी तरह पास हो जाए, इसके बाद तो नौकरी ले लेंगे, इसके बाद बताएंगे। तो ये सब चीज़ जांच हुआ। इसके बाद हमको एक नर्व सेक्शन में भेज दिया। मतलब एक डॉक्टर जो थे वो मतलब नर्व, समझ रहे, नर्व्स के बारे में चेक कर रहा था, न्यूरो के बारे में चेक कर रहा था कि दिमागी हालत कैसा है इसका। तो वो हमसे बैठा के बहुत सारा नॉर्मली क्वेश्चन पूछे, मतलब ऐसे ही डे टू डे लाइफ का क्वेश्चन पूछे। तब कहाँ से आए हो, कहाँ घर है, कैसे कैसे पढ़ाई की है, तो नौकरी लगेगा कैसा लगेगा, घर में कौन कौन है। तो ये सब पूछने का उद्देश्य ये था कि वो देखना चाहते थे कि हम जो वो बोल रहे हैं वो समझने में देरी तो नहीं हो रहा है, मतलब दिमागी रूप से कहीं हम कमज़ोर तो नहीं है थोड़ा सा, या दिमाग से थोड़ा सा होता है ना कि थोड़ा देर से समझता है, थोड़ा देर से जवाब देता है। ये सब चीज़ चेक कर रहा था। तो पर्सनल क्वेश्चन करीब हमसे 10 मिनट तक पूछे थे कि कैसे कैसे माइनिंग किया था, यहाँ तुम तो धनबाद से आया तो कब आया था, कौन ट्रेन से आया था, ट्रेन से आया था कि बस से आया था, तो दिक्कत नहीं हुआ, तो सुबह सुबह ही आ गया था, तो सुबह में आके कहाँ रुका था, तो इधर होटल वोटल नहीं लिया है रुकने के लिए। तो यही सब बातचीत करीब 10 मिनट तक वो बात किए थे कि हमको समझ में आ रहा था उनका बात करने का मतलब ये है कि वो देखना चाहते हैं कि वो जो बोल रहे हैं और हम समझ रहे हैं कि नहीं, और हम उनका ठीक ठीक जवाब दे रहे हैं कि नहीं। तो इसके बाद फिर हमसे इतना बात हो जाने के बाद पूछे कि कभी मतलब ब्रेन डॉक्टर के पास गया है क्या, कभी ब्रेन का कोई ऐसा प्रॉब्लम हुआ है क्या, चक्कर वक्कर आना, मिर्गी टाइप का आना। हम बोले नहीं ऐसा तो नहीं हुआ है। तो वो बोले कि जैसे कि कभी कभी मिर्गी आ जाना या हाथ, मतलब वो बोले नहीं मिर्गी आ जाना, मतलब उनका सिम्टम्स कहने का मतलब था कभी ऐसा हुआ कि अचानक से बेहोश हो गया और हाथ थरथराने लग गया, पैर थरथराने लग गया और 5 मिनट के बाद ऑटोमेटिक ठीक हो गया। तो उनका देखना यही था कि मिर्गी का कहीं बीमारी तो नहीं है इसको। इसके बाद फिर जो है वो मतलब सारा हाथ को, पैर को उठा के ऐसे ऐसे कर के चेक कर रहे थे। जैसे फिर सारा उंगली को बोल रहे थे ऐसे ऐसे करो, कभी बोल मतलब अलग, कभी ऐसे मूवमेंट करने बोल रहे, फिर ऐसे हाथ हिला के ऐसे मूवमेंट करने, फिर ऐसे ऐसे मूवमेंट करने बोले, फिर ऐसे ऐसे मूवमेंट करने बोले, हर तरह का मूवमेंट करने बोले। आई मतलब फिर ये हाथ के बाद फिर गर्दन का मूवमेंट देखे, सब चीज़ का मूवमेंट देखे कि कहीं कोई पैरालिसिस का प्रॉब्लम तो नहीं है। तो पैरालिसिस का प्रॉब्लम होने से जैसे मान लो किसी को ठीक भी हो जाता है पैरालिसिस, तो उसका हाथ काम नहीं करता है या कोई फिंगर शून्य पड़ जाता है, फिर कहीं कहीं टच सेंसेशन नहीं होता है। ये सब चीज़ को अपना तरीका से बहुत अच्छा से चेक किया। फिर खड़ा करके हमको थोड़ा सा वॉक करने बोले, तो वॉक करके आए, तो फिर बोले कि बैठो। तो इतना करने के बाद फिर जो है वो मेरा मेंटल हेल्थ के बारे में पूछने लग गए। और पिछले इससे पहले जो वो हमसे पूछताछ या फिर बात कर रहे थे वो बात के लिहाजे में कर रहे थे, मतलब नॉर्मल टॉक टाइप का। अब जो बात करने लगे थोड़ा सीरियस टाइप का बात करने लगे कि तुरंत आंसर दो। तो वो चेक करना चाहते थे कहीं मेरा जुबान तो लड़खड़ा नहीं रहा, मतलब हकलाने टाइप का जो होता है कि जैसे बोलते बोलते हाँ सर हम धनबाद से आए हैं, ट्रेन से आए थे। तो जब स्पीड से क्वेश्चन पूछने लगे ना, तब अगर कोई स्टूडेंट है वो इस तरह का प्रॉब्लम में है तो थोड़ा सा लड़खड़ाने लग जाता है। तो वो चीज़ चेक की है, तो हम तो थोड़ा सा आराम से ही जवाब दे रहे थे, रुक के ही दे रहे थे, लेकिन मेरा जुबान नहीं लड़खड़ा। हम सोचे कि क्वेश्चन पूछ रहा है तो थोड़ा सोच के आंसर देंगे, ऐसे ही कुछ भी आंसर दे देंगे तो हो सकता है दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते करते एक आदत हो जाता है ना कि क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ के आंसर देना है, क्वेश्चन सुने और तुरंत आंसर नहीं दे देना। तो ऐसे ही दिया। तो मेरा इस सब में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। जुबान का देख लिया, हकलाने वाला देख लिया, मेंटल हेल्थ देख लिया, पैरालिसिस देख लिया, हिस्ट्री पूछ लिया, नॉर्मल टॉकिंग पूछ लिया कि बिहेव मतलब उसका रिएक्शन कैसा है, दिमाग सही रूप से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसके बाद जो एक डॉक्टर थे वो मेरा लोकोमोटिव देखे, मतलब कि मेरा हाथ पैर का मूवमेंट देख रहे थे, मतलब हर जॉइंट को वो मूव करवा रहे थे।
जैसे कि ये हाथ है ऐसे ऐसे मूव करता है, ऐसे ऐसे मूव करता है, तो वो जिस डायरेक्शन में बोल रहे थे मूव करने के लिए उस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे हम। तो अगर आपका नॉर्मल है तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। शायद वो चेक कर रहे थे कि हड्डी वड्डी तो टूटा नहीं, जैसे किसी का कोहनी का हड्डी टूटा हुआ है और जॉइंट हुआ है तो किसी का हाथ पूरा नहीं खुलता है या किसी का हाथ खुलता ही नहीं है, तो वो हर चीज़ कभी हाथ एकदम पूरा ऐसे करो, पूरा ऐसे करो, मतलब हर तरह से पैर का, जांग का, हर जगह का, जो उंगली का ऐसे ऐसे करने बोल रहे थे कि हर जगह का जो मूवमेंट है वो चेक कर रहे थे। अब इतना हो जाने के बाद अब एक अलग सेक्शन में गए। वहाँ सबसे पहले मेरा बॉडी का कपड़ा हटाने बोला। सारा कपड़ा हटाने के बाद जो है, इवन सारा कपड़ा हटाने बोल दिया था। हटाने के बाद जो है वो मेरा बॉडी को देखा, चारों तरफ से देखा कि कहीं कोई चमड़ा का रोग तो नहीं है, मतलब कहीं दाद, खाज, खुजली या कोई ऐसा रेडिशनेस होता है, लालपन आ जाता है, बहुत ज़्यादा खुजली होता है, फुंसी हो जाता है, दाना दाना टाइप का हो जाता है, छाला पड़ जाता है, वो सब तो नहीं है। और जहाँ जहाँ पसीना वाला पार्ट था, यहाँ हो गया, प्यूबिक एरिया में हो गया, पीछे हो गया, तो वो सब जगह में चेक किया कि कहीं किसी तरह का मतलब दाद, खाज, खुजली वाला तो प्रॉब्लम नहीं है। वो सब चीज़ चेक करने के बाद जब वो अच्छा से इंस्पेक्ट कर लिया स्किन का करने के बाद वो जो है सबसे पहले हर्निया का ऑपरेशन का चेक किया कि कहीं पेट में हर्निया का ऑपरेशन तो नहीं हुआ। तो हमको बेड में लिटा दिए। बेड में लिटाने के बाद ज़ोर से खांसने बोले, शायद पैर मोड़ दिए थे, पैर मोड़ के बोल रहे हैं ज़ोर ज़ोर से खांसो, 3-4 बार खांसो और ज़ोर से खांसो। हम जितना ज़ोर से खांस रहे हैं वो बोल रहे हैं नहीं और ज़ोर से खांसो, इतना से क्या होगा, और ज़ोर से खांसो। तो बाद में पता चला कि हर्निया का जिसका प्रॉब्लम रहता है उस खांसे का तो पेट में बहुत दर्द होने लगता है, या किसी का वो यूरिन ब्लैडर जो रहता है उसका कुछ प्रॉब्लम रहने से तो वो ज़ोर ज़ोर से खांसने से उसको दर्द उठ जाता है तुरंत। तो वो मेरा चेक हुआ। वो चेक होने के बाद सबसे पहले जो है पाइल्स का चेक किया, पूछा पाइल्स का प्रॉब्लम तो नहीं है। हम बोले नहीं पाइल्स का तो प्रॉब्लम नहीं है। तो वो उतना पाइल्स का ज़्यादा डीपली तो नहीं देखा, लेकिन थोड़ा सा देखा कि पाइल्स है कि नहीं। इसके बाद हाइड्रोसील का वो चेक किया। हाइड्रोसील का तो थोड़ा अच्छा से चेक किया, उसका मतलब टेस्टिकल्स का साइज़ को देखा, साइज़ में कहीं पानी भरा हुआ तो नहीं है, ये चीज़ को थोड़ा बहुत डीपली देखा। मतलब इसमें थोड़ा सा वो टाइम दिया था। मतलब अनड्रेस होकर के जो टेस्ट हुआ था जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग वाला टेस्ट यही हाइड्रोसील का टेस्ट था। हाइड्रोसील टेस्ट के बाद मतलब पूरा बॉडी में देखा कि कहीं कोई और अलग तरह का तो मतलब कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ तो नहीं है, कहीं मतलब हड्डी का कुछ अलग बनावट या शरीर का कुछ अलग टाइप का, मतलब चेक करने के लिए हमको थोड़ा देर तक और मतलब इंस्पेक्ट किया। इंस्पेक्ट करने के बाद फिर क्या है कि एक डॉक्टर के पास भेज दिया। तो डॉक्टर, इसके बाद जो डॉक्टर था वो हमको बोले कि दिल का नहीं, इसके बाद जो डॉक्टर था वो मेरा हार्ट बीट चेक किए और बीपी चेक किया। तो हम तो आपको बताएं जो थी तनीषा ओझा मैडम, वो मेरा बीपी और हार्ट बीट चेक की, तो मेरा थोड़ा सा बढ़ा हुआ निकल गया। तो थोड़ा सा मजाक में हो सकता है वो हमको नॉर्मल करने का कोशिश की, लेकिन बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थे। मेरा बीपी थोड़ा सा बढ़ा हुआ ही था क्योंकि हम भूखे थे, सुबह से तो कुछ खाए नहीं थे। और सब फ्रेंड को उन लोग मतलब डॉक्टर बोल दिया था कि ब्लड और यूरिन देने के बाद कुछ खा सकता है, लेकिन हम कुछ खाए नहीं थे उस समय क्योंकि हमको जल्दी मेडिकल करवाना था, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया था। हम सोचे कि खाने के चक्कर में थोड़ा दूर चल जाएंगे, फिर आज मेडिकल नहीं हो पाएगा। तो हो सकता है उस कारण से यह बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करके जल्दी हम करवा रहे थे, तो उस चलते मेरा बीपी थोड़ा बढ़ गया था। तो फिर बीपी के लिए उतना कुछ बोला नहीं। तो इसके बाद सब स्टूडेंट को, जितना भी कैंडिडेट थे, सबको ईसीजी कराने भेज दिया। ईसीजी जानते हो जो होता है, ईसीजी ग्राफ बनता है, इतना बड़ा सा एक कागज़ देता है, उसमें मतलब आपका दिल का जो रिदम रहता है, जो टी टी करके कंप्यूटर में नहीं बनता है, टीवी सीरियल ये सब में देखते हैं, फिल्म उलिम में, उसका एक चार्ट, ईसीजी का चार्ट हमको मतलब निकाल के दिया। चेस्ट पे कहीं चिपकाया, कुछ हाथ पे चिपकाया, पता नहीं और कहाँ चिपकाया था, याद नहीं आ रहा। वो करने के बाद ईसीजी जांच किया, ईसीजी का रिपोर्ट दिया। तो ईसीजी मेरा नॉर्मल था, मतलब हार्ट बीट, मतलब हार्ट का जो फंक्शनिंग है वो उससे चेक कर रहा था कि हार्ट का फंक्शनिंग सब चेक है कि नहीं। इसके बाद एक डॉक्टर के पास भेजा, स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे वो मतलब पुराना सारा रिपोर्ट पढ़ने के बाद वो चेक किए कि मतलब कहीं कुछ इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है कुछ नया रिकमेंड करते हैं कि कुछ अलग से जैसे मान के चले किसी का एक्सरे में प्रॉब्लम आ गया, लेकिन उस स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाने के बाद उनको लगा कि नहीं, ये एक्सरे का जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है या बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ये हो सकता है बाई मिस्टेक हो गया हो, या किसी का ब्लड में कुछ प्रॉब्लम आ गया, यूरिन में प्रॉब्लम आ गया। तो वो जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे वो उसको फिर से एक बार टेस्ट कराने भेज दे रहे थे। ये चीज़ ECL में नहीं हो रहा था। ECL में मेरा दोस्त लोग बताया भाई एक बार जांच कर लिया, तुमको घर भेज दिया, रिपोर्ट नेगेटिव आया या कोई प्रॉब्लम आया तो सीधा अनफिट, ठीक ठाक आया तो फिट।
तो CCL में ऐसा नहीं हुआ था। CCL में अगर किसी का एक्सरे में कोई प्रॉब्लम आ गया तो वो क्या किया था कि जा कर के बोल दिया था, मतलब स्पेशलिस्ट डॉक्टर उसको फिर से रिकमेंड कर दिए थे कि फिर से जाके एक्सरे करवा लो। तो बहुत स्टूडेंट का ऐसा हुआ था प्रॉब्लम, किसी का यूरिन में प्रॉब्लम आ गया था, किसी का ब्लड में कुछ शुगर वगैरह बढ़ गया था, जैसे मेरा BP बढ़ गया था। अगर डॉक्टर मान के चलिए वो तनिषा ओझा मैडम जो थी वो अगर नॉर्मल करके नहीं देती और स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाते और उनको लगता है कि नहीं BP थोड़ा टाइम के लिए इसका बढ़ा होगा, तो तुरंत हमको भेज देते कि जाओ BP फिर से नपा करके आ जाओ। तो ऐसे अब मेरा तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो थे वो ऐसा कुछ भी हमको नहीं बोले थे, बोले सब ओके है। इसके बाद सब कुछ इतना हो जाने के बाद जो है हम लोग फिर वापस आ गए थे और इसके करीब 15-20 दिन के बाद मेडिकल का रिपोर्ट आया था कि फिट है कि अनफिट है। जो फिट थे उनको अपॉइंटमेंट लेटर, ज्वाइनिंग लेटर मिल जा रहा था, साथ में एरिया का लेटर कि अब आप एरिया में चल जाइए चिट्ठी लेकर के कि आपको इस एरिया अलॉट हुआ है। अगर आप मेरा एरिया की चिट्ठी देखना चाहते हैं तो हमको कमेंट में बताइएगा, हम अपना एरिया की चिट्ठी अपलोड कर देंगे। और जो अनफिट थे उनको डॉक्टर के पास फिर से भेजा गया था कंसल्ट करने के लिए कि आप अगर बाई मिस्टेक या किसी प्रॉब्लम से अनफिट हो रहे हैं तो उसको एक बार चेक करवा लीजिए, नहीं तो फिर रीमेडिकल का प्रोसेस जो होता है वो रीमेडिकल का प्रोसेस में चला जाता है, या अगर वो क्यूरेबल डिजीज़ नहीं है तो उसको परमानेंटली अनफिट कर दिया जाता है। तो ये जो था पूरा प्रोसेस था मेडिकल होने का, A to Z प्रोसेस जो था। तो इसमें हम यही रिकमेंड करेंगे कि आप लोग जो है जब भी एग्ज़ाम हो जाए, सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि आपको जैसे आँख का, कान का, ये सब कोई प्रॉब्लम, नर्व्स का ये सब कोई प्रॉब्लम है, न्यूरो कुछ प्रॉब्लम है, तो उस सब का इलाज अभी करवा लीजिए, क्योंकि डॉक्टर पकड़ लेगा और इसके बाद इलाज कराइएगा तो थोड़ा आदमी प्रेशर में रहता है। अभी आराम से टाइम में आप जा कर के अभी इलाज करवा सकते हैं, अभी उसको चेक करवा लीजिए, अभी उसका कोई प्रॉब्लम है तो ठीक करवा लीजिए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे आपको मान लीजिए आपका बॉडी है, आपको तो ज़्यादा बेहतर पता होगा कि आपको किस चीज़ का प्रॉब्लम हो रहा है। स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग छोड़ दी। हाँ, लीवर का फंक्शन भी चेक कर रहा था, लीवर के पास बहुत ज़्यादा दबा दबा के देख रहा था कि अगर कुछ लीवर में प्रॉब्लम तो नहीं, तो ड्रिंक वगैरह अल्कोहल कंजप्शन को थोड़ा सा कम कर दीजिए, कम से कम एग्ज़ाम तक। अब मेरा एक पर्सनल सलाह है कि अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप एग्ज़ाम निकाल लीजिएगा तो घर से ज़्यादा निकला मत कीजिए, हड्डी वड्डी टूट जाएगा तो नौकरी चला जाएगा बिना काम का। रिक्स मत लीजिए। अभी के टाइम अगर आप कंफर्म है कि मेरा नौकरी होने वाला है, हम बहुत अच्छा तैयारी किए हैं, तो आप रिक्स मत लीजिए। किसी भी तरह का दुर्घटना हो जाएगा, आप प्रॉब्लम में फंस जाइएगा, फिर हो सकता है आपका नौकरी डिले हो जाए, या हो सकता है आपको दे ही ना, वो आपको अनफिट करके बोल दे कि नहीं अभी आपका हड्डी टूट गया, अभी आपका साल भर लगेगा ठीक होने में, या कुछ भी बोल के। इसलिए आप इसमें रिक्स मत लीजिएगा। और हर्निया का प्रॉब्लम है, हाइड्रोसील का प्रॉब्लम है, ये सब जो है ये सब क्यूरेबल डिजीज़ है, इसको आप ठीक करवा सकते हैं। आइज़ का अगर स्क्वेट्स है, जो तिरछापन है, या फिर आइज़ का आपको पावर ज़्यादा है तो उसका भी लेज़र ट्रीटमेंट होता है, और लेज़र ट्रीटमेंट भी करा सकते हैं। चेस्ट में स्पायरोमेट्री है, स्पायरोमेट्री अगर आपको सांस लेने में दिक्कत होता है, फूंकने में दिक्कत होता है, तो स्पायरोमेट्री का प्रैक्टिस होता है, एक्सरसाइज होता है, स्पायरोमेट्री का एक्सरसाइज करते रहिए। आइज़ में या ईयर्स में कान बहता है, तो कान बहता है तो उसका थोड़ा सा दिखवा लीजिए डॉक्टर से। और डॉक्टर अगर बोले कि नहीं ये ठीक नहीं हो पाएगा, तो कम से कम जब एग्ज़ाम मतलब मेडिकल एग्ज़ाम में जाइएगा तो 1-2 दिन पहले कोई अच्छा डॉक्टर से पूरा अच्छा से उसको क्लीन करवा लीजिएगा, और कुछ पता कीजिएगा अगर कुछ ऐसा मेडिसिन आता हो जिसमें आप 1-2 दिन के लिए ईयर वो क्लीन रख सके, तो वो वाला भी आप यूज़ कर सकते हैं। और तो मेडिकल में कुछ ऐसा हमको नहीं लगा था कि जिसमें हम आपको बता सके, यही सब पॉइंट था। थोड़ा सा पैनिक होने का ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स होकर के मतलब मेडिकल में जाइएगा। हम तो थोड़ा सा फर्स्ट टाइम था तो पैनिक भी हो जा रहे थे कि हड़बड़ी में लग रहा था पता नहीं क्या होगा, क्योंकि आपको एक दूसरे वीडियो में एक किस्सा भी सुनाएंगे। क्योंकि पैनिक होने के पीछे कारण क्या था, कारण ये था कि मेडिकल होने से जस्ट पहले NCL भी गए थे हम, क्योंकि NCL में भी मेरा सिलेक्शन हो गया था, तो NCL गए थे, तो NCL से हमको वापस भेज दिया था क्योंकि मेरा सर्टिफिकेट ऑलरेडी CCL में जमा हो गया था। अब हमको डर लग रहा था कि अगर CCL हमको अनफिट कर दिया तो हम NCL भी नहीं ज्वाइन कर पाएंगे। ऐसे में कम से कम मेरे पास एक चांस तो होता है कि हाँ भाई CCL अगर अनफिट कर दिया तो मेरा NCL भी निकला हुआ है, फटाक से सर्टिफिकेट लेकर वहाँ पहुँच जाएंगे कि वहाँ पे मेरा मेडिकल हो जाएगा। और NCL का मेडिकल बहुत अच्छा से हुआ था, बहुत इजीली हुआ था। हम आपको NCL का भी लड़का से मिलवा देंगे जो NCL का मेडिकल में पार्टिसिपेट किया था, उसका मेडिकल कैसे हुआ था इस बारे में भी वो आपको अच्छा से डिटेल में दे देगा। तो कुल मिला के कहा जाए तो मेडिकल एग्जामिनेशन एक जनरल प्रोसेस है जो जिससे सबको गुजरना है। और अगर कोई ऐसा डिजीज़ है जो आप छुपाने का कोशिश कर रहे हैं तो डॉक्टर से छुपने वाला नहीं है। वो बेटर है अगर वो क्यूरेबल है तो उसको ठीक करवा लीजिए, अगर क्यूरेबल नहीं है तो उसका हमको तो विशेष जानकारी नहीं है। अगर कोई मतलब माइनिंग में डॉक्टर है, कोई मतलब कंपनी में अगर डॉक्टर है तो उनसे जाके कंसल्ट कीजिए कि अगर वो पहले मेडिकल एग्जामिनेशन ले चुके थे कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है तो इसका क्या सॉल्यूशन है, हो सकता है वो ज़्यादा बेटर आपको बता पाए। और ठीक है, आज का वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको लगता है कि ये वीडियो आपको इन फ्यूचर या फिर आपके फ्रेंड्स को भी
बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है, तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि हम लोग भी मोटिवेट होते रहें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।